हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक बार फिर से एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको 11,000 प्लस क्वेश्चंस वाली आरबीडी की जो रेलवे की बुक है जो कि खान सर के द्वारा बनाई गई है, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट भी इसमें है और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं, जिसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं इसका यूनिट चैप्टर नंबर 5। इसका चैप्टर 1 से 4 तक हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 5 है पदार्थ के गुण, प्रत्यास्थता एवं तरल यांत्रिकी। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये ग्रुप डी में पूछा गया है, यह भी ग्रुप डी में पूछा गया है और ये सभी 2018 के प्रश्न हैं। कई क्वेश्चन आरआरबी जेई के भी हैं और आरआरबी जेई सिकंदराबाद, इस प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, वो भी रेलवे के। जब आप एक कोयल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। सीजीएस प्रणाली में विकृति की इकाई क्या है? विकृति की कोई इकाई नहीं है। बिना भोजन ब्रेकिंग के पदार्थ की विकृति विकृत होने की योग्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? सुगठ्यपन। पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना है? 1। अब हम देखेंगे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस। इसमें टॉपिक वाइज सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिससे आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अधिकांश क्वेश्चन इन्हीं में से रिपीट होते हैं। एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है? केशिका कैपिलरी क्रिया के द्वारा। एक द्रव की बूंद संयोजित होकर होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है पृष्ठ तनाव। जल की गिरती हुई बूंद किस गुणधर्म के कारण गोलाकार होती है? जल का पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य सहसंजक कोहेसिव बल। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। एक साफ शीशे के प्लेट पर पानी की बूंद गिराने से वह फैल जाता है, जबकि पारे की एक बूंद गोलाकार बनी रहती है क्योंकि पारे का संसंजन कोहेसन उसका शीशे के साथ आसंजन से अधिक होता है। इस कारण एक टोंटी के मुख्य से निकलने तथा धारारहित प्रवाह में ऊर्ध्वाधर गिरने वाला पानी एक तिरछे स्तंभ का रूप ले लेता है, अर्थात तरल स्तंभ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र नीचे जाते समय घट जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक यथार्थ स्पष्टीकरण है? तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। किसी अनुप्रस्थ काट से आगे प्रवाहित होने वाले पानी का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहना चाहिए। इसके अलावा पानी करीब असंपीड्य होता है, इसलिए आयतन प्रवाह दर अपरिवर्तित रहनी चाहिए। क्योंकि यह वेग x के क्षेत्र के बराबर होती है, इसलिए वेग के बढ़ने के साथ क्षेत्र घट जाता है। वेसलिन लेपित सुई क्षैतिज स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है। यह घटना किसका उदाहरण है? यह
उदाहरण है पृष्ठ तनाव का। सीमांत घर्षण निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? जल की प्रकृति और अभिलंब प्रक्रिया पर। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? जो वर्षा की बूंद होती है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वर्षा की बूंद का। आप देख सकते हैं कि अभी 11 प्रश्न हुए हैं और करीब 4 से 5 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी गया है, तो परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है, क्या शामिल है? केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। द्रवों का प्रवाह, अब ये इस टॉपिक पर प्रश्न आएंगे। एक टैंक को एक समान क्षैतिज त्वरण से एक द्रव आंशिक रूप से भरा गया है। निम्नलिखित में से एक टैंक में द्रव की सतह के लिए कौन सा कथन सत्य है? द्रव की सतह गति की दिशा में गिरता है और टैंक के पीछे की ओर उठता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक आदर्श तरल पदार्थ क्या क्या गुण होते हैं? तो यह घर्षण रहित होता है और असंपीड्य होता है। यदि एक बांध में जल की गहराई h तथा a जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है तथा t बांध की मोटाई है, तब बांध का दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर होगा? इसका ऑप्शन नंबर दिया जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है आंसर इसका। जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाती है। इसके पीछे का क्या कारण है? तो इसमें कारण पूछा गया है, तो इसका कारण है कि लोहे की जो कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है, इस कारण वह डूब जाती है। और जो कॉर्क का घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इस कारण वह तैर जाती है। एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर पर सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और विसरण 0.0001 मीटर क्यूब पर सेकंड हो? तो इसका आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन। निम्नलिखित में से किसके लिए केशिकत्व कैपिलरिटी एकमात्र कारण नहीं है? इसका आंसर आ जाएगा सी, सूती कपड़े पर पानी की बूंद का फैलना। वायु में प्रचक्री स्पिनिंग क्रिकेट बॉल के दोलन की व्याख्या की जा सकती है? बर्नौली के प्रमेय के आधार पर की जा सकती है। तेल दीप में बत्ती का तेल के कारण ऊपर उठता है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा केशिका के कारण। अब उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसके बारे में क्वेश्चन आएंगे। उत्प्लावकता सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरता है। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा आर्किमिडीज को, आर्किमिडीज ने ही दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर किस परिणाम पर निर्भर करता है? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरल पदार्थ का घनत्व और इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। निम्न में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसका सी नंबर का कथन गलत है। तो जो कथन देखते हैं हम ए नंबर का, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है, सही कथन है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है, यह भी सही बात है। यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है, यह भी सही बात है। और आप देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, यदि उत्प्लावक बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरेगी, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा कहाँ पर होता है? विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो तब ग्रह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्क्षेपित बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में इसे जाना जाता है। किसी वस्तु के तरल पदार्थ पर रखने जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं?
बुयंट फोर्स यानी उत्प्लावक ये बल। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? जल स्तर पूर्ववत रहेगा। यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल पद द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप होगा वस्तु के भार से कम। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशाओं में। किसी तरल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? उत्क्षेप। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ये जो ओडोमीटर है यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल होगा वस्तु के भार के बराबर। जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। उत्प्लावन बल का द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। परिमाण। पानी पर तैरती हुई वस्तु का आभासी भार 0 होता है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण है? लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है इस कारण वह डूब जाता है। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निम्नलिखित पर निर्भर करती है। ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। किससे संबंधित थे? वो संबंधित थे ग्रीस से। उत्प्लावीय बल निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है? विस्थापित तरल के भार पर। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा। तेल में गिरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? तेल का वॉल्यूम। एक पात्र जिसमें पानी है। एक बीम तुला पर साम्यता में है। जब कोई पात्र की तली और इसकी सतहों को बिना छुए पानी में अंगुली डालता है तो पात्र जिस पर रखा है उस तुला का पैमाना स्थिर रहता है। 650 किलोग्राम द्रव्यमान की एक नौका पानी पर तैरती है। पानी के कितने आयतन को वह विस्थापित करेगी? ऑप्शन नंबर सी 0.65 घन मीटर। ये जो घन मीटर है ये आयतन का मात्रक होता है यानी मीटर क्यूब भी हम इसे कह सकते हैं। 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है। विस्थापित पानी का भार होगा 200 किलोग्राम। निम्न में से कौन से वैज्ञानिक पानी के टब में नहाते समय अचानक यूरेका चिल्लाते हुए बाहर निकल गए थे? आर्किमिडीज। तो दोस्तों ये जो आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था उनका नाम भी उन्होंने जो वो पानी के टब में जो नहा रहे थे तब वो यूरेका यूरेका करके चिल्लाए यानी कि मिल गया इसका हिंदी में अनुवाद होता है। तब उन्होंने खोज करी थी। सौर सेल परिवर्तित करती है क्या परिवर्तित करती है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अब हम देखेंगे दाब से संबंधित प्रश्न, प्रेशर से संबंधित। दबाव को से मापा जाता है, किससे मापा जाता है? बल एवं क्षेत्रफल से मापा जाता है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है
तो दाब होगा, अधिक दाब होगा। निम्नलिखित में से दाब का विमा सूत्र क्या है? M L-1 T-2। दाब को के रूप में परिभाषित किया गया है, किसके रूप में परिभाषित किया गया है? प्रणोद, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल। यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्रफल कम हो जाता है। जैसे कि एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव बढ़ जाता है। एक वेक्टर राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती। निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? दाब। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव कम हो जाता है। में वृद्धि की यानी किसमें वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है? बी, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में वृद्धि जैसे ही बढ़ती है तो ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आ जाती है। दबाव यानी दाब किसके बराबर होता है? उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल के बराबर। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? विद्युत प्रवाह। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है। एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव के आनुपातिक होता है, किसके आनुपातिक होता है? घनत्व के। चित्र में एक हाइड्रोलिक प्रेस का साधारण स्वरूप दर्शाया गया है। इसमें दोनों किनारे वृत्ताकार परिच्छेद क्रॉस सेक्शन। संकुचित किनारे पर 20 किलोग्राम भार टिकाने के लिए कितना भार आवश्यक है, जैसा कि चित्र में दर्शा गया है। तो ये जो चित्र है इसमें यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर कितना भार रखें, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोग्राम। स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है? पास्कल नियम का। निम्नलिखित में असत्य को चुनें। इसमें जो असत्य है ये ऑप्शन नंबर सी है। तो और भी ऑप्शन देखते हैं। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई, ये सही बात है। केल्विन तापक्रम मापने की इकाई, ये भी सही बात है। ओम विद्युतीय प्रतिरोध मापन की इकाई है, ये भी सही बात है। लेकिन जो बेल है ये वातावरणीय दबाव की मापने की इकाई है, ये बात गलत है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, और जैसे गलनांक घटता है वहां पर बर्फ जम जाती है। समान द्रव्यमान के दो ठोस जिनमें एक हवा में तथा दूसरा पानी में निम्नांकित चित्र द्वारा दर्शाए गए हैं, तो इनका प्रभाव क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चित्र 1 का भार चित्र 2 से अधिक दर्शाया गया है। जब एक घनीय बर्फखंड 10 छोटे छोटे कणों में छिन्न भिन्न हो जाता है तब उसका तल क्षेत्र बड़ा होगा। वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर में मापा जाता है, यानी बैरोमीटर से मापा जाता है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आ जाती है, और वायु दाब में कमी आने से जो पेन की स्याही होती है वो पेन से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वायु दाब उसे ऊपर से नीचे धकेलने का कार्य करता है। और जब वायु दाब भी कम हो गया तो स्याही ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएगी। वायु दबाव बनाती है, सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। और अब हम देखेंगे घनत्व, डेंसिटी से संबंधित प्रश्न। पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व 1000 किलो पर घन मीटर। घन मीटर को हम मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। मास प्रति यूनिट
वॉल्यूम क्या है? घनत्व। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? किसके कारण तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। एक पदार्थ के घनत्व को के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 103 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ऐसा मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? 10.8 गुणा 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर क्यूब। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? लोहे की कील का। कॉर्क का इससे भी कम होता है, बर्फ का भी कम होता है और थर्माकोल का भी होता है। यानी जो थर्माकोल, बर्फ और कॉर्क, ये तीनों की तीनों तो तैर जाती है क्योंकि इनका घनत्व कम होता है, जबकि लोहे की कील का घनत्व अधिक होता है, इस कारण ये डूब जाती है। चांदी का घनत्व 10.8 गुणा 103 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और पानी का घनत्व 103 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। चांदी का आपेक्षिक घनत्व क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 10.8। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व क्या है? पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व, यही होता है आपेक्षिक घनत्व। और आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि घनत्व की इकाई से बटे में जो घनत्व की इकाई है ये दोनों आपस में कट जाती है, तो इस प्रकार से आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। द्रव्यमान स्थिर रहेगा क्योंकि द्रव्यमान कहीं पर भी नहीं बदलता है। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्रता है? संहति। समुद्री पानी में जहाज नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों? समुद्र के पानी का घनत्व अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? घनत्व। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारे वीडियोस समझ में आ रहे हैं तो और पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। परम दाब क्या है? गेज दाब प्लस 1 बार। 5 किलोग्राम वजन का एक लकड़ी का टुकड़ा जल के भीतर उसके आयतन का 60% डूब होकर तैरता है, तो लकड़ी का विशिष्ट गुरुत्व क्या है? 0.60। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है। अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो जहां उसे छोड़ा जाएगा वहीं रहेगा। निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन है ये ऑप्शन नंबर सी का है। तो सही कथन है कौन कौन से हैं? लोहा पानी में डूब जाता है, बिल्कुल सही बात है। लकड़ी पानी में तैरती है, ये भी सही बात है। लोहा पारे पर तैरता है, ये भी सही बात है क्योंकि लोहे का घनत्व पारे से कम होता है। पारा पानी में तैरता है, ये गलत बात है, पारा पानी में डूब जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लकड़ी के टुकड़े के आयतन का 4/5वां भाग किसी तरल में डूबा हुआ तैर रहा है। यदि लकड़ी का आपेक्षिक घनत्व 0.8 है तो ग्राम पर मीटर क्यूब में तरल का घनत्व क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब। किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब एक झील की
सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। मछलियां जमे पानी की झील में जीवित रह सकती है। क्यों रह सकती है? क्योंकि झील की तली का पानी जमता नहीं है। ऊपर ऊपर का पानी जम जाता है, जबकि नीचे का पानी तरल में ही रहता है। अगर किसी पिंड का हवा में भार 100 ग्राम है और पानी में डालने पर भार सिर्फ 92 ग्राम है, तो उस पिंड का आयतन क्या होगा? 8 सीसी। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है। क्योंकि जो पानी मिट्टी का तेल होता है, ये पानी की ऊपरी सतह पर फैल जाता है, और जो इसके ऊपरी सतह पर फैलने पर जो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन होती है वो पानी में नहीं घुल पाती है, और जो लार्वा होते हैं उन्हें सांस लेने में समस्या आ जाती है। इस कारण वो मर जाते हैं लार्वा, और मच्छरों की संख्या में कमी आ जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका मतलब हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। एक दी गई वायु क्यूबिक मीटर के आयतन में जल वाष्प के मात्रा को जाना जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब ऊपर की ओर उठता है। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह तक आता है तो यह आकार में बढ़ जाता है, क्योंकि दाब कम हो जाता है। 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका भार हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम है? इसका ऑप्शन नंबर डी, 68 ग्राम। लोहा पारे में तैर जाता है क्योंकि लोहे का घनत्व पारे से कम होता है। हम देखेंगे अणुगति सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी से संबंधित प्रश्न। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा में होती है, किसमें होती है? गैसों में। वह स्थिति जिसमें आणुवीय आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है, ठोसों में। गैस में आणविक गति के वितरण पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। ये तो ऑप्शन गलत है, यानी कि ये सत्य नहीं है। तो सत्य ऑप्शन कौन कौन से हैं? सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है, वितरण व्यापक हो जाता है, वितरण चक्र के तहत क्षेत्र उतना ही रहता है जितना निम्न तापमान के नीचे होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गैस अणुगतिक सिद्धांत, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो। ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प है जो सत्य है? ऑप्शन नंबर बी, गैसों के विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होती है। यह विकल्प सत्य है। यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है गैस के अणुओं के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन होता है। जब कोई लड़का रेलवे स्टेशन पर जिस ओर से गाड़ी आ रही है
उसी के विरोधी दिशा में खड़ा है और गाड़ी की गति बहुत तेज है, तो लड़के के साथ क्या होगा? गाड़ी की ओर खींचेगा। किसी कागज की शीट पर स्याही के निशान के ऊपर आयताकार 12 सेंटीमीटर मोटे कांच के एक टुकड़े को रखा जाता है। सतह में स्याही कितनी उभरी हुई दिखाई देगी? 4 सेंटीमीटर उभरी हुई दिखाई देगी। तो ये थे फ्रेंड्स आज के चैप्टर के क्वेश्चंस। इसके बाद हम अपने अगले वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को भी लाइक कीजिए। थैंक यू।